आगे बढ़ते हैं। अब 2 वाटमीटर मेथड हमने देखा पिछली क्लास में। अब कुछ न्यूमेरिकल सवाल देख लेते हैं जो कि 3 फेज सर्किट्स में आरजीपीवी में पिछले विगत कुछ वर्षों में पूछे गए हैं। द पावर रीडिंग ऑफ 2 wattmeters are 15 kilowatts and -4 kilowatts for a 3 phase balanced load। 3 phase balanced load की बात कर रहे हैं। If the supply voltage is balanced 440 volts, find the true power drawn by the load, power factor and line current। ठीक है, अब यहां पर मुझे 2 वाटमीटर मेथड जो भी हमने पिछली क्लास में देखा था, 2 वाटमीटर मेथड में यहां पर 2 वाटमीटर की सहायता से हम 3 फेज पावर को मेजर कर रहे हैं। 3 फेज पावर को मेजर कर रहे हैं। पावर फैक्टर के लिए मैं डेरिवेशन भी किया था। ठीक है, अब यहां पर मुझे क्या क्या दिया हुआ है। सबसे पहले वाटमीटर 1 की रीडिंग इक्वल्स टू 15 किलो वाट, ये दिया हुआ है। फिर उसके बाद दूसरे वाटमीटर की रीडिंग दी हुई है W2 इक्वल्स टू -4 किलो वाट। ठीक है, और क्या दिया हुआ है, सप्लाई वोल्टेज कितना दिया हुआ है 440 वोल्ट्स। ठीक, और हमें निकालना क्या है, ट्रू पावर एंड पावर फैक्टर लाइन करंट। ठीक है, तो हमें 3 चीजें निकालनी है। 3 चीजों में क्या है, ट्रू पावर, पावर फैक्टर और लाइन करंट। ठीक, तो यहां पर टोटल पावर क्या हो जाएगा मेरा, टोटल पावर इक्वल्स टू क्या होगा, टोटल पावर इक्वल्स टू W1 प्लस W2 इक्वल्स टू क्या मिलेगा मुझे, 15 - 4 किलोवाट्स में है 15 किलोवाट -4 किलोवाट इक्वल्स टू 11 किलोवाट। ये मेरा टोटल पावर मुझे मिल रहा है। ठीक है, अब मुझे पावर फैक्टर निकालना है। तो पावर फैक्टर के लिए क्या फॉर्मूला है, अभी हमने देखा था। पावर फैक्टर के लिए मुझे चाहिए cos 5। ठीक, और 5 कैसे, 5 का फॉर्मूला क्या था, tan इनवर्स √3 टाइम्स W1 माइनस W2 अपॉन W1 प्लस W2। ठीक है, तो W1 मुझे दिया हुआ है 15 किलोवाट्स एंड W2 -4 किलोवाट्स। तो मुझे 5 क्या मिलेगा, tan इनवर्स √3 टाइम्स 15 -4 डिवाइडेड बाई 15 -4। दिस इज इक्वल्स टू tan इनवर्स √3 इंटू 15 + 4 19 डिवाइडेड बाई 11। इसको सॉल्व करने पर मुझे मिलेगा 5 इक्वल्स टू 71.52 डिग्री। ठीक है, 5 मुझे मिल गया। तो पावर फैक्टर cos 71.52 डिग्री इक्वल्स टू क्या मिलेगा, 0.316। ठीक, पावर फैक्टर मुझे मिल गया। अब मुझे क्या निकालना है, अब मुझे निकालना है लाइन करंट। तो लाइन करंट के लिए क्या फॉर्मूला था अपन निकाल सकते हैं। लाइन करंट के लिए W1 प्लस W2 इक्वल्स टू √3 VL IL cos 5। ये फॉर्मूला भी हमने देखा। W1 प्लस W2 इक्वल्स टू √3 VL IL cos 5। VL मुझे दिया हुआ है कितना है, 440 वोल्ट,
और ये एक बैलेंस लोड में है। तो बैलेंस लोड में है तो यहाँ पर मेरा लाइन वोल्टेज ही मेरा फेज वोल्टेज है। तो लाइन वोल्टेज ही फेज वोल्टेज है, इसका मतलब कि W1 प्लस W2 वैल्यूज रखेंगे तो 15 किलोवाट माइनस 4 किलोवाट इक्वल्स टू √3 इंटू 440। ठीक है, IL मुझे नहीं मालूम है, cos फाई मुझे मालूम है। cos फाई कितना है? IL इंटू 0.316। ठीक, तो मुझे क्या मिलेगा? IL इक्वल्स टू 11 किलोवाट डिवाइडेड बाई 440 √3 इंटू 440 इंटू 0.316 इक्वल्स टू क्या मिलेगा मुझे? 45.68 एम्पियर। ठीक है, तो मुझे तीनों वैल्यू मिल गई, ट्रू पावर भी मिल गया, मुझे लाइन करंट भी मिल गया। लाइन करंट, a three-phase balance system supplies 110 volts to a delta connected load whose phase impedance, delta connected है, phase impedance 3.54 j 3.54। determine the line current and draw the phasor diagram। अब यहाँ पर मुझे इम्पीडेंस दिया हुआ है 3.54 और प्लस j 3.54 का इम्पीडेंस दिया हुआ है, और मुझे क्या निकालना है? मुझे सिंपल लाइन करंट निकालना है। ठीक, डेल्टा कनेक्शन है तो डेल्टा कनेक्शन में क्या रिलेशन होता है फेज करंट और लाइन करंट का? डेल्टा कनेक्शन में लाइन करंट IL इक्वल्स टू √3 टाइम्स फेज करंट, किसमें? डेल्टा में। ठीक है, तो सबसे पहले डेल्टा कनेक्शन बना लेते हैं। ये मेरा फेज है और यहां पर वो पोटेंशियल दिया हुआ है 110 वोल्ट्स। ठीक, और इम्पीडेंस जो दिया हुआ है 3.54 प्लस j 3.54। इसका मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा? 3.54 इंटू √2 ओम्स। ठीक, तो इम्पीडेंस 3.54 प्लस j 3.54, मैग्नीट्यूड मुझे मिल रहा है √2 टाइम्स, तो ये मुझे मिलेगा 5 ओम्स। ठीक है, अब यहाँ पर पोटेंशियल मैं दे रहा हूँ, ये मेरा फेज है R, ये Y और ये B। तो मेरा फेज क्या होगा? फेज करंट क्या होगा? R B के अक्रॉस में है, मैं इस करंट को निकाल रहा हूँ, ये मेरा IRB होगा। IRB इक्वल्स टू वोल्टेज अपॉन इम्पीडेंस। वोल्टेज कितना है? 110 और इम्पीडेंस कितना है मेरा? 5 ओम्स। तो मुझे कितना मिलेगा? 22 एम्पियर। ठीक है, अब रिलेशन मुझे मालूम है IL इक्वल्स टू लाइन करंट इक्वल्स टू √3 टाइम्स फेज करंट। IRB इक्वल्स टू क्या होगा? √3 इंटू 22 इक्वल्स टू 38.105 एम्पियर। ठीक है, अब इसका फेजर डायग्राम, अभी डेल्टा कनेक्शन है, फेजर डायग्राम हम बाद में देखेंगे। आपको बताऊंगा इसमें ट्रिक कि कैसे हमें
डेटा कनेक्शन में अगर फेजर डायग्राम पूछ रहा है तो मैं कैसे आसानी से इसे बना सकता हूं। अगले सवाल पे आते हैं। अगला सवाल है ए बैलेंस्ड स्टार कनेक्टेड लोड ऑफ 8 plus j6 ohms is connected across 3 phase 50 hertz 440 volt supply system. Calculate line current, power absorbed, reactive, volt ampere. इम्पीडेंस कितना है 8 plus j6। पोटेंशियल जो अप्लाइड है वो है 440 वोल्ट्स। ठीक है, हमें क्या निकालना है IL, पावर एब्जॉर्ब्ड एंड VAR रिएक्टिव, वोल्ट एम्पियर। ठीक, ये तीन चीजें हमें निकालनी है। ठीक, तीनों ही बराबर मान के दिए हुए हैं, बैलेंस लोड है, इसलिए मैं लिख सकता हूं 8 plus j6 8 plus j6। ठीक है, अब ये स्टार कनेक्टेड लोड है। स्टार कनेक्टेड लोड में फेस और लाइन करंट के बीच में क्या रिलेशन रहता है, फेस वोल्टेज और लाइन वोल्टेज के बीच में क्या रिलेशन रहता है, फेस वोल्टेज VPH इक्वल्स टू VL अपॉन √3। ठीक है, फेज वोल्टेज हमेशा मुझे कम मिलेगा अगर मैं स्टार कनेक्टेड लोड की बात कर रहा हूं। तो मेरा लाइन वोल्टेज है 440 डिवाइडेड बाई √3, तो ये मुझे क्या मिलेगा 254 वोल्ट्स। ठीक है, तो मेरा फेज वोल्टेज मुझे मिल गया। अब उसके बाद लाइन करंट कितना होगा और फेज करंट कितना होगा, क्योंकि स्टार कनेक्टेड लोड है इसलिए IL इक्वल्स टू IPH इक्वल्स टू कितना होगा VPH फेज वोल्टेज अपॉन फेज इंपीडेंस। ये मुझे कितना मिलेगा, वोल्टेज मुझे मालूम है 254 एंड Z, तो Z कितना होगा स्क्वायर 8 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर इक्वल्स टू 64 प्लस 36 इक्वल्स टू √100 इक्वल्स टू 10। तो मुझे मिलेगा 25.4 एम्पियर। ठीक है, अब यहां पर मुझे पावर फैक्टर निकालना है, तो पावर फैक्टर क्या होगा इक्वल्स टू रेजिस्टिव पार्ट ऑफ फेज इंपीडेंस अपॉन टोटल फेज इंपीडेंस। तो यहां पर मुझे दिया हुआ है 8 plus j6, ये दिया हुआ है इंपीडेंस जो कि स्टार का है, ये ZPH है। तो RPH क्या होगा, RPH मेरा ये RPH है फेज रेजिस्टेंस। तो मुझे मिला 8 डिवाइडेड बाई, अभी हमने निकाला इसका मैग्नीट्यूड कितना आया 10 डिवाइडेड बाई 10। तो पावर फैक्टर कितना हो गया 0.8। ठीक, तो लाइन करंट हमने निकाल लिया। लाइन करंट हमें कितना मिला था 25.4। तो IL मुझे मिला है 25.4 एम्पियर। VPH इक्वल्स टू
254 वोल्ट्स, ये मेरा IPH के बराबर है। ठीक है, तो अब पावर एब्जॉर्ब, तो पावर एब्जॉर्ब के लिए क्या होगा फॉर्मूला मेरा, पावर एब्जॉर्ब इक्वल्स टू, तो पावर एब्जॉर्ब इक्वल्स टू √3 VPH IPH cos 5, यहाँ पर वैल्यूज रखेंगे √3 इंटू 254 इंटू 25.4 इंटू 0.8, तो मुझे पावर एब्जॉर्ब कितना मिलेगा, $15.488 किलोवाट। ठीक है, अब मुझे निकालना है रिएक्टिव वोल्ट एम्पियर या वॉट। रिएक्टिव वोल्ट एम्पियर वॉर इक्वल्स टू क्या होगा मेरा, √3 VPH IPH sin 5। ठीक, मुझे ये 0.8 cos 5 का मिल चुका है, तो sin 5 इक्वल्स टू क्या होगा, sin 5 मुझे मिलेगा 0.6। कैसे मिलेगा, मुझे मालूम है sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। ठीक है, तो अब यहाँ पर वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे हम, तो हमको मिलेगा √3 इंटू 254 इंटू 25.4 इंटू 0.6, ये मुझे क्या मिलेगा, $11.616 किलोवाट। ठीक, ये मेरा तीसरा पार्ट। ठीक है, तो पावर फैक्टर निकाल लिया मैंने, पावर फैक्टर से मैंने पावर एब्जॉर्ब निकाल लिया, वोल्ट एम्पियर निकाल लिया, इसके पहले हमने लाइन करंट निकाल लिया था। ठीक, लाइन करंट निकला होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ए डेल्टा कनेक्टेड लोड हैज ए पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस 2 ohms and capacitive resistance -j5 ohms in each phase. If the balanced three-phase 440 volt supply is applied between line, find the phase current and line current and the phasor diagram. तो यहाँ पर सबसे पहले मुझे क्या करना है, सबसे पहले इस इम्पीडेंस को निकालना है। इम्पीडेंस जो कि एक रेजिस्टेंस और एक कैपेसिटेंस के साथ में पैरेलल कॉम्बिनेशन है। रेजिस्टेंस की वैल्यू है 2 ohms और इसकी -j5 ohms। तो मेरा इक्विवेलेंट इम्पीडेंस क्या होगा, इम्पीडेंस Z इक्वल्स टू क्या होगा, Z इक्वल्स टू, दोनों का पैरेलल कॉम्बिनेशन है 2 इंटू -j5 अपॉन 2 -j5। ठीक है, अब इसको सॉल्व करने पर मुझे मिलेगा -10j 2 -j5। अब यहाँ पर नीचे j वाला टर्म आ रहा है, इसे मुझे एलिमिनेट करना है, तो मैं क्या करूँगा 2 + j5 डिवाइड बाई 2 + j5 का मल्टीप्लिकेशन। तो ये इससे सॉल्व करने पर मुझे मिलेगा j20 -j² 50 अपॉन 2 का स्क्वायर -j5 का स्क्वायर इक्वल्स टू 50
माइनस J20 अपॉन 4 प्लस 25 1 अपॉन 29 50 माइनस J20। ये मेरा इम्पिडेंस है जो कि डेल्टा में कनेक्टेड है। इसका मैग्नीट्यूड मैं निकालूंगा तो मैग्नीट्यूड मुझे मिलेगा 1.86 ओम्स। ठीक है, 1.86 ओम्स और ये डेल्टा कनेक्टेड लोड है जिसमें ये कनेक्टेड है। अब मुझे 3 फेज 440 वोल्ट सप्लाई लाइन लगी हुई है और मुझे फेज करंट निकालना है, लाइन करंट निकालना है और फेजर डायग्राम बनाना है। ठीक है, तो लाइन करंट और फेज करंट निकालने के लिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर डेल्टा कनेक्टेड है तो फेज वोल्टेज और फेज लाइन वोल्टेज दोनों इक्वल होते हैं और लाइन करंट इक्वल्स टू √3 टाइम्स फेज करंट होता है। ठीक है, तो अगेन जैसे पहला सवाल बनाया था हमने, डेल्टा कनेक्टेड बना लेते हैं, डेल्टा कनेक्शन। अब यहाँ पर 1.86 ओम्स। अब यहाँ पर जो मुझे वोल्टेज दिया गया है वो है 440 वोल्ट्स। ठीक है, तो इस करंट को मैं ले रहा हूँ, ये R है, ये Y है, ये B फेज है, ये मेरा करंट IRB है। तो IRB इक्वल्स टू क्या होगा मेरा, IRB इक्वल्स टू 440 वोल्ट्स डिवाइड बाई IRB इक्वल्स टू V अपॉन फेज इम्पिडेंस। तो मेरा वोल्टेज कितना है 440 और इम्पिडेंस कितना है 1.86। इसको सॉल्व करेंगे हम तो मुझे क्या मिलेगा, फेज करंट इक्वल्स टू 236.56 एम्पियर। ठीक है, अब लाइन करंट क्या होगा, लाइन करंट इक्वल्स टू √3 टाइम्स फेज करंट RB इक्वल्स टू √3 इंटू 236.56 इक्वल्स टू 409.73 एम्पियर। ठीक है, तो ये मेरा क्या है IRB, ये मेरा फेज करंट है। ठीक, तो यहां पर मुझे फेज करंट, लाइन करंट मिल गया। अब डेल्टा कनेक्शन है, फेजर डायग्राम हम आगे देख रहे हैं। तो अगर स्टार कनेक्टेड लोड है, स्टार कनेक्टेड मतलब यहाँ पर इम्पीडेंस है ऐसा, ये स्टार कनेक्शन है और ये न्यूट्रल है। ठीक है, तो इसको मैं पकड़ ले रहा हूँ, ये फेज R है, ये Y से कनेक्टेड है और ये B से कनेक्टेड है। तो स्टार का अगर कनेक्शन है और मुझे फेजर डायग्राम बनाने की आवश्यकता पड़ रही है तो सबसे पहले मुझे क्या करना है, एक समान लेंथ का एक उल्टा ट्रायंगल बनाना है। ठीक है, एक उल्टा ट्रायंगल बनाने के बाद इसको प्रत्येक साइड को मुझे 3 पार्ट में डिवाइड करना है। ठीक है, अब इसके बाद मुझे क्या करना है, पहले जो 2 पॉइंट्स दिख रहे हैं उन्हें मुझे जोड़ना है। ठीक, मैं यहां पर बोल रहा हूं तो इसका मतलब तीनों साइड हैं तो यहां भी 6 सेंटीमीटर होगा, ये भी 6 सेंटीमीटर लेंथ की होगा और ये 6 सेंटीमीटर लेंथ का होगा। एंगल कितना होगा, 60 डिग्री एंगल का ट्रायंगल बनाना है, मतलब सभी साइड्स इक्वल है, इक्विलैटरल ट्रायंगल बन रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर फिर उसके बाद
इन दो पॉइंट्स को जोड़ना है ऐसे, इन दो पॉइंट्स को जोड़ना है ऐसे, ठीक है। और फिर यहां पर ठीक है। अब यहाँ पर मुझे क्या करना है, सबसे पहले थ्री फेस है तो थ्री फेस स्टार में है, तो मुझे मालूम है ये सेंटर में न्यूट्रल पॉइंट मुझे मिलता है। तो जितने भी वोल्टेजेस रहेंगे मेरे वो सब इसी रेफरेंस से होंगे। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर लिखूंगा इसे VRN, ठीक है। फिर उसके बाद VBN और ये VYN, ये मेरे 3 वोल्टेजेस बन गए। रेफरेंस मेरा VRN है। N क्या है, न्यूट्रल, ठीक, न्यूट्रल पॉइंट बोलते हैं हम, न्यूट्रल पॉइंट मेरा ये है, ठीक है। अब इसके बाद मुझे मालूम है कि इसी को अगर मैं एक्सटेंड कर रहा हूं तो ये मेरा नेगेटिव VRN होगा। इसी तरीके से ये नेगेटिव VBN होगा, ठीक है। इसी तरीके से ये मेरा नेगेटिव VYN मार्क कर देना है, ठीक है। आप चाहें तो इसे कुछ इस तरीके से डैश लाइन से भी शो कर सकते हैं, इसको भी डैश लाइन से शो कर सकते हैं जो नेगेटिव साइड है, इसको भी डैश लाइन से शो कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पर जो मेरा इक्विवेलेंट फेस लाइन वोल्टेजेस है वो लाइन वोल्टेजेस इन दोनों का रिजल्टेंट है। तो इन दोनों का रिजल्टेंट है, इसका मतलब कि मैं यहाँ से एक लाइन खींचूंगा, ठीक है, एरो का निशान। अब यहाँ पर देखिए ये दोनों में कॉमन क्या है, N कॉमन है, तो N को हटा दूंगा मैं, तो ये मेरा वोल्टेज क्या हो जाएगा, VRY, ठीक है। इसी तरीके से यहाँ पर ये वोल्टेज रिजल्टेंट वोल्टेज है जो कि मुझे इन दोनों से मिल रहा है, ठीक है। तो इस रिजल्टेंट वोल्टेज का मान क्या होगा, अगेन N हटा दूंगा मैं, तो VYB, ठीक है। अब इसी तरीके से मुझे तीसरा वोल्टेजेस भी मिल गया, अगेन दोनों में क्या है, N कॉमन है, तो मैं लिखूंगा यहाँ पर बाकी बचा हुआ VBR, ठीक है। तो ये मेरा लाइन वोल्टेजेस बन गया, ठीक। अब यहाँ पर मुझे मालूम है कि मेरा फेज करंट यहाँ पर लैगिंग है, लैगिंग है, तो यहाँ पर VRN है, तो इसके पैरेलल में मैं एक करंट बनाऊंगा, ये मेरा करंट IR होगा जो कि लैग कर रहा है phi से, ठीक है। और इन दोनों के बीच का एंगल कितना है, 30 डिग्री, ठीक, ये हमने अभी निकाला था, ठीक है। इसी तरीके से ये मेरा IY होगा, और इसी तरीके से यहाँ पर मुझे IB करंट मिलेगा, ठीक है। अगेन यहाँ पर phi का डिफरेंस है, यहाँ पर 30 डिग्री का डिफरेंस है, phi यहाँ पर 30 डिग्री, ठीक। तो इस तरीके से मैं एग्जैक्ट फेजर डायग्राम बना सकता हूं और जो भी वैल्यूज मुझे मिल रही हैं वो वैल्यूज को मैं प्लॉट कर सकता हूं।
तो ये स्टार के लिए है, और ये एकदम साफ सुथरा बढ़िया फेजर डायग्राम आपका स्टार कनेक्टेड लोड के लिए बन जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर स्टार में हमने कुछ इस तरीके से लिया है। अब डेल्टा के लिए हमें उल्टा ट्रायंगल बनाना पड़ेगा। उल्टा ट्रायंगल डेल्टा के लिए फेजर डायग्राम, अब डेल्टा कनेक्शन मेरा कैसा होता है, डेल्टा कनेक्शन ये R है, ये Y है और ये B है। इम्पीडेंस फेस इम्पीडेंस कुछ इस तरीके का होता है। अब यहाँ पर मुझे उल्टा ट्रायंगल बनाना है। इसके पहले जो ट्रायंगल बनाया था उसका जस्ट उल्टा ट्रायंगल मुझे बनाना है। तो उल्टा ट्रायंगल कुछ इस तरीके से बनाऊंगा। अगेन तीनों साइड इक्वल, एंगल 60 डिग्री का। ठीक है, अब इसके बाद अब पहले जैसे किया था तीन पार्ट में डिवाइड करना है। इक्वल डिस्टेंस आप स्केल से बनाएंगे, बिल्कुल मेजर करके बनाइए, एकदम परफेक्ट बनेगा। फिर उसके बाद ये दो पॉइंट्स को जोड़ देना है, इन दोनों को जोड़ देना है, इन दोनों को जोड़ देना है। ठीक है, फिर यहाँ वाला जो बीच का हिस्सा है इसे मुझे मिटा देना है। ठीक है, तो ये कुछ मित्सुबिशी का लोगों को जैसे बन जाएगा। ठीक, अब वहां पर हमने उल्टा ट्रायंगल बनाया था, यहाँ पर हम सीधा ट्रायंगल बना रहे हैं। अब सीधा ट्रायंगल बनाया है, यहाँ पर मेरा फेस मुझे करंट लेना पड़ेगा। करंट सबसे पहले मैं इसको करंट ले रहा हूं IRY। ये करंट हो गया मेरा IYB। इसी तरीके से तीसरा करंट IBR। ठीक, अब इसी को हम नेगेटिव साइड में ले जा रहे हैं, पीछे तरफ ले जा रहे हैं, तो ये मेरा हो जाएगा -IRY। इसी तरीके से ये दूसरे डायरेक्शन में जाएगा, तो ये हो जाएगा -IBR। और इसी तरीके से ये नेगेटिव साइड में जाएगा, तो ये हो जाएगा मेरा -IYB। यहाँ पर नेगेटिव डायरेक्शन में ले जा रहे हैं, तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं या हम लिख सकते हैं IBY। ठीक है, ये कोई भी मेथड चलेगा, लेकिन आपको ध्यान में रखने की आवश्यकता है कि मैं यहाँ पर कौन सा डायरेक्शन ले रहा हूँ। ठीक है, अब यहाँ पर मेरा इक्विवेलेंट करंट ये कौन सा होगा। अब यहाँ पर अपन देख रहे हैं कॉमन क्या है, दोनों में B कॉमन है, तो मैं यहाँ पर लिखूंगा ये करंट मेरा IB होगा। ठीक है, और इसी तरीके से यहाँ पर
कॉमन क्या है दोनों में, आई आर करंट होगा। इसी तरीके से यहाँ पर मेरा करंट क्या कॉमन क्या है दोनों में, आई वाई। ठीक है, अब यहां पर मुझे मालूम है कि ये करंट मेरे फेस लाइन करंट मेरा 30 डिग्री से लैग करेगा, किससे, फेस से। तो यहां पर ये 30 डिग्री का ये एंगल 30 डिग्री का होगा। ठीक है, इसी तरीके से एंगल, दूसरे एंगल भी मैं बना सकता हूं। ठीक, अब उसके बाद मुझे वोल्टेजेस बनाने हैं। वोल्टेजेस, मेरा फेस वोल्टेज वी आर वाई फेज वोल्टेज यहाँ पर होगा वी आर वाई, और इनके बीच में पावर फैक्टर एंगल फाई। ठीक है, अब ये तीनों ही एंगल मेरे 120 डिग्री अपार्ट में रहेंगे। ठीक है, यहाँ पर अगेन एंगल फाई, यहाँ पर अगेन एंगल फाई। तो डेल्टा कनेक्शन में कुछ इस तरीके से मेरा फेजर डायग्राम बनेगा। मुझे सिर्फ मैग्नीट्यूड, जो मुझे रिजल्ट मिल रहा है उस मैग्नीट्यूड के हिसाब से बनाना है। ठीक है, तो सबसे पहले ट्रायंगल, इसमें जो ट्रायंगल जो हम ले रहे हैं वो ऑल साइड मल्टीपल ऑफ 3 होना चाहिए। तो मल्टीपल ऑफ 3 मतलब 3 साइड है, तो 2 × 3, तो 6 सेंटीमीटर का ट्रायंगल बना सकते हैं पर साइड का। ठीक है, एंगल ट्रायंगल का प्रत्येक एंगल, ऑल एंगल 60 डिग्री का एंगल होना चाहिए। ठीक है, आप 6 सेंटीमीटर की जगह पर 12 सेंटीमीटर का ही बना सकते हैं ट्रायंगल। 12 सेंटीमीटर मतलब तीनों साइड 12 सेंटीमीटर 12 सेंटीमीटर हो। ठीक है, ताकि आप जब 3 पार्ट में डिवाइड करने जाएं तो ये आसानी से डिवाइड हो जाए, पॉइंट्स में दिक्कत ना हो। ठीक है, तो इस तरीके से डेल्टा का हम फेजर डायग्राम बनाते हैं। 30 डिग्री यहाँ पर फाई ये शो करना जरूरी है, बाकी सुंदर सा अच्छा साफ सुथरा मुझे फेजर डायग्राम बनाना है। तो सवाल कोई भी हो, अगर फेजर डायग्राम आ रहा है तो मुझे कुछ इस तरीके से फेजर डायग्राम बनाना है, जो कि आसान भी है, साफ भी है और साफ सुथरा भी बनेगा। ठीक है, ये 6 नंबर का क्वेश्चन आता है जो कि आप अटेम्प्ट करेंगे तो आपको फेजर डायग्राम अगर सुंदर सा साफ सुथरा आपने बनाया तो आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, क्लियर है।